हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? एक बार चेक करिएगा। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? एक बार चेक करिएगा। हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे, मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ऑटो साइकिल की, और बात हो गई थी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की। और उसके बाद बात चल रही थी मैक्सिमम नेटवर्क अगर मुझे ऑटो साइकिल में लेना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, और मैक्सिमम नेटवर्क का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, वो बात हो गई थी। एक हेडिंग डालो, डीजल साइकिल। एक हेडिंग डालो, डीजल साइकिल। सुनना, डीजल साइकिल में कुछ अंतर नहीं है, ऑटो साइकिल जैसे ही है, बस यहाँ पर जो हीट एडिशन होगा वो किस में होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पर जो हीट एडिशन होगा सबसे पहले होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये कुछ ऐसा होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन। ये ऐसा होगा, ठीक। टीएस डायग्राम देखो कुछ ऐसा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन। ये क्यू इन हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर, ये क्यू आउट हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर, ये वर्क इन हो जाएगा और ये वर्क आउट हो जाएगा, ठीक। यहां जो एफिशिएंसी होगी वो भी सेम एक्सप्रेशन होगा, ईटा इज इक्वल टू 1 - क्यू आउट अपॉन क्यू इन। 1 - क्यू आउट किस में हो रहा है? हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, 4 से 1। क्या हो जाएगा? mcv T4 - T1। और हीट एडिशन होता है यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर में, तो ये mcp हो जाएगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, तो हो जाएगा mcp T3 - T2। ये ऐसा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो जो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सेम प्रोसीजर है जैसा ऑटो साइकिल के लिए हम लोगों ने किया था ना, सारे टर्म को कंप्रेशर रेशियो वगैरह में कन्वर्ट करके, वैसे ही एक्सप्रेशन है, वैसे ही प्रोसीजर है। ईटा इज इक्वल टू आएगा 1 - 1 अपॉन गामा, आरसी के पावर गामा -1, रो के पावर गामा -1 अपॉन रो माइनस। ये होता है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक। जहां पर रो क्या है, आरसी क्या है, गामा क्या है? गामा सबको पता है, गामा क्या है? गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो। आरसी क्या है बता चुका हूं कल। आरसी क्या है? आरसी इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रहा है 1 से 2 एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज V1 एंड मिनिमम वॉल्यूम इज V2। आरसी है कंप्रेशन रेशियो,
और ये आरसी कितना हो जाएगा V1 अपॉन V2। और जो रो है ना वो है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है उसकी बात करते हैं अभी। रो है कट ऑफ रेशियो, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। आप कह रहे थे कि एक पीडीएफ सेंड करेंगे आईसी इंजन की। बिल्कुल कह रहा था बेटा, बिल्कुल कह रहा था, अभी कर देता हूँ। मैं अपने वादों से कब मुकर रहा हूँ यार। देखो अभी कर देता हूँ। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई डन कर दिया। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना। यहाँ पर कट ऑफ रेशियो क्या है? मैंने आपको आईसी इंजन की अभी एक पीडीएफ सेंड की है अभी। डीजल और डुअल साइकिल पढ़ने के बाद उसमें काफी चीजें बता दूंगा मैं। उसमें बहुत सारी थ्योरी है। थ्योरी मतलब थ्योरी मतलब इस तरह से, जैसे टू स्ट्रोक इंजन है तो टू स्ट्रोक इंजन दो स्ट्रोक में वर्क करता है, साइकिल को कंप्लीट करता है, कैसे करता है वो सब दे रखा है। फोर स्ट्रोक इंजन है, फोर स्ट्रोक लगते हैं उसको, दो रिवोल्यूशन लगते हैं, कैसे लगते हैं पूरा लिखा है। किसमें फ्लाईव्हील का साइज बड़ा होगा, किसमें फ्लाईव्हील का साइज छोटा होगा, ये लिखा है। स्पार्क इग्निशन क्या होता है कि वहां पर स्पार्क लगा होता है, कंप्रेशन इग्निशन क्या होता है, ये सब लिखा है ना। तो ये पूरी थ्योरी उस नोट से आप लोग एक बार पढ़ लेना। आप समझो क्योंकि आप लोग इस स्टेज पे नहीं हो। हाँ आपकी आपको यही चीज मैं पढ़ा रहा होता जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में। मैं आपसे कहता कि बेटा आप पूरा आईसी मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो, आराम से 5 दिन पढ़ेंगे। आप इस स्टेज में नहीं हो, आपका 25 दिन बाद एग्जाम है। तो जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 घंटे 6 घंटे में, उस चीज को आप आधे घंटे में उस नोट से पढ़ लोगे। भाई फोर स्ट्रोक क्या होता है, टू स्ट्रोक क्या होता है, स्पार्क इग्निशन क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन क्या होता है, किसमें फ्लाईव्हील बड़ा होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, कब एयर फ्यूल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, पूरा दे रखा है उसमें। एक बार देख लेना। मैं आपको केवल और केवल क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल पार्ट। और गेट में वही आता है न्यूमेरिकल पार्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटो डीजल डुअल के तीनों की साइकिल, मैन्युफैक्चर प्रेशर, और कल अपन डिस्कस करेंगे पावर कैलकुलेशन। और कल आपकी आईसी इंजन की अंतिम क्लास होगी।
मैं आपको बता दूंगा पूरा अभी पीडीएफ से कैसे पढ़ना है, 1 घंटे बैठ करके देखोगे तो हो जाएगा, है ना। कट ऑफ रेशियो लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर कंबशन, बिल्कुल बिफोर एंड आफ्टर नहीं बेटा, आफ्टर एंड बिफोर कंबशन। सुनना, कट ऑफ रेशियो क्या होता है, कट ऑफ रेशियो क्या होता है, कट ऑफ रेशियो होता है रेशियो ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम आफ्टर कंबशन टू बिफोर कंबशन, आफ्टर हीट एडिशन टू बिफोर हीट एडिशन। तो रो हो जाएगा V3 अपॉन V2। एक हेडिंग डालो कट ऑफ रेशियो, एक हेडिंग डालो कट ऑफ रेशियो, उसमें लिखना इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम, इट इज रेशियो ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन या फिर आफ्टर कंबशन टू बिफोर कंबशन, रेशियो ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम टू आफ्टर कंबशन टू बिफोर कंबशन। यहां तक ठीक है, सुनना दो मिनट। डीजल साइकिल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था, ऑटो साइकिल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम एक छोटी सी थी, वो सुनो। दो मिनट सुनना। फॉर हाई पावर आउटपुट, अगर मुझे पावर आउटपुट ज्यादा चाहिए तो मुझे हीट एडिशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ये बात तय है भाई। अगर मुझे जितना ज्यादा पावर चाहिए मुझे उतना ज्यादा हीट एडिशन कराना पड़ेगा, ये बात तय है। मैं हीट एडिशन कराने गया किसमें, ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल में देखो, मैं हीट एडिशन कराने गया ऑटो साइकिल में। ऑटो साइकिल क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ऑटो साइकिल क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ऐसा था। ये हीट एडिशन यहां पर होता था। आपको मैंने बोला था, आपको मैंने बोला था कि इस दुनिया की कोई भी साइकिल हो, आपको मैंने बोला था कि इस दुनिया की कोई भी साइकिल हो, दो टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करती है, एक मिनिमम टेम्परेचर दैट डिपेंड ऑन सराउंडिंग कंडीशन और एक मैक्सिमम टेम्परेचर दैट डिपेंड ऑन मेटलर्जिकल कंडीशन। उसी तरह से सारी की सारी साइकिल दो प्रेशर लिमिट पे भी वर्क करती है। जैसे एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कि भाई मेटलर्जिकल लिमिट है, अगर आप टेम्परेचर को उससे ज्यादा करोगे तो मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। उसी तरह एक मैक्सिमम प्रेशर भी होता होगा कि अगर इससे ज्यादा प्रेशर हुआ तो आपका सिलेंडर बस्ट हो जाएगा। एक मैक्सिमम प्रेशर भी होगा कि इससे ज्यादा प्रेशर हुआ तो आपका सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं हो सकता। तो एक मैक्सिमम प्रेशर वाली कंडीशन भी होगी। मान लो ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जिससे ज्यादा प्रेशर आप नहीं करा सकते, ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जिससे ज्यादा प्रेशर आप नहीं करा सकते। अगर आपने कराया तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, सुनो, और मुझे क्या करना है, मुझे तो पावर और चाहिए, मुझे पावर और चाहिए तो हीट एडिशन और कराना पड़ेगा। मैं चला गया हीट एडिशन कराने, मैंने हीट एडिशन कराया 2 से 3 में, 2 से 3 में हीट एडिशन कराओगे तो ये वाली लाइन क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। भाई यहां से हीट एडिशन शुरू हुआ था, अभी हीट एडिशन और कराना है और कराना है और कराना है और कराना है, यहां तक करा दिया। मुझे बताओ इससे ज्यादा हीट एडिशन आप करा सकते हो क्या ऊपर, यस और नो? इससे ज्यादा हीट एडिशन हम लोग नहीं करा सकते, बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि अगर इससे ज्यादा हीट एडिशन कराया
तो आपका जो प्रेशर है वो 0.3 डैश से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अगर प्रेशर 0.3 डैश से ऊपर निकल गया तो आपका सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर एक लिमिट है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हीट एडिशन नहीं कराई जा सकती। इसका मतलब है कि पावर प्रोडक्शन भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं कराया जाता। ठीक, इसके बाद देखो, ये आपका ऑटो साइकिल था। अब मैं बात कर रहा हूं डीजल की। देखो डीजल साइकिल में क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ऐसा कुछ था। यहां पर मैं हीट एडिशन कराने गया, ये था हीट एडिशन। अच्छा, पावर किसमें प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन या हीट रिजेक्शन। पावर जो साइकिल है, पावर जो साइकिल है, जो पावर प्रोड्यूस होता है वो किसमें होता है, पावर स्ट्रोक कौन सा होता है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, एक्सपेंशन वाला होता है। अरे हीट एडिशन नहीं होता मेरे भाई, हीट एडिशन नहीं होता। पावर प्रोड्यूस होता है एक्सपेंशन वाले में, उसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। एक्सपेंशन वाले को पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, क्योंकि पावर प्रोड्यूस होता है किसमें, एक्सपेंशन वाले में। ठीक, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि एक्सपेंशन भी ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि अगर एक्सपेंशन ही नहीं हुआ तो पावर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ, लेकिन हीट एडिशन भी तो बढ़ाना है। हीट एडिशन आप बढ़ाओगे, हीट एडिशन आप बढ़ाओगे तभी पावर आउटपुट बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर हीट एडिशन बढ़ाने चला गया, लेकिन यहां पर ये जो वॉल्यूम है, ये वीसी है, क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये वीएस है, सॉफ्ट वॉल्यूम। ठीक, यहां पर ये वॉल्यूम फिक्स है, मतलब ये वॉल्यूम सिलेंडर का फिक्स होगा, जो सॉफ्ट वॉल्यूम है सिलेंडर का फिक्स होगा। आपने जैसे ही हीट एडिशन बढ़ाया, जैसे ही हीट एडिशन को बढ़ाओगे, ये 3 डैश यहां शिफ्ट होता जाएगा। सोचो, 3 डैश यहां शिफ्ट हो गया, अब एक्सपेंशन यहां पर हो रहा है, ये 4 है ना, ये 4 डैश हो गया। हीट एडिशन को और बढ़ाया, ये 3 डबल डैश हो गया, ये 4 डबल डैश हो गया। हीट एडिशन को और बढ़ाया, ये 3 ट्रिपल डैश हो गया, ये 4 ट्रिपल डैश हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जैसे हीट एडिशन को बढ़ाओगे, ये वाली जो एक्सपेंशन वाली प्रोसेस है, उसके लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम कम होता जाएगा। यस और नो, ये बात समझ पा रहे हो क्या। ये जैसे जैसे हीट एडिशन को बढ़ाओगे, जैसे जैसे हीट एडिशन को बढ़ाओगे, ये वाली प्रोसेस, एक्सपेंशन वाली प्रोसेस कम होती जाएगी। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद एक्सपेंशन ही नहीं होगा, केवल हीट एडिशन होगा और डायरेक्टली हीट रिजेक्शन होने लग जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है कि हीट एडिशन आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं करा सकते, बिकॉज ऑफ सिलेंडर डायमेंशंस। क्योंकि सिलेंडर के डायमेंशंस, ये जो स्विफ्ट वॉल्यूम है ये क्या है, पहले से फिक्स है। और यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हीट एडिशन ना तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कराया जा सकता और ना ही कांस्टेंट प्रेशर में कराया जा सकता। तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फिर हम लोग हाई पावर प्रोडक्शन के लिए हीट एडिशन को दो अलग अलग स्टेज में करा देते हैं। पार्शियली हीट एडिशन कराते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, और पार्शियली हीट एडिशन कराते हैं कांस्टेंट प्रेशर में। ठीक, ना तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हो पा रहा था, ना कांस्टेंट प्रेशर में। तो हमने क्या कहा कि कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम में करा दो और कुछ कांस्टेंट प्रेशर में करा दो, और साइकिल को क्या बोलते हैं, डुअल साइकिल, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करें।
हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, ड्रॉ करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? उसमें लिखना हाई पावर प्रोडक्शन, उसमें लिखना फॉर हाई पावर प्रोडक्शन, उसमें लिखना फॉर हाई पावर प्रोडक्शन heat addition should be increased. For high power production, heat addition should be increased. But heat addition cannot be done. But heat addition cannot be done more than a particular limit. But heat addition cannot be done more than a particular limit. Heat addition cannot be done more than a particular limit in both more than a particular limit in both constant volume and constant pressure process. Constant volume and constant pressure process. Hence, to produce high power, hence, to produce high power, hence to produce high power, बेटा मैंने बोला to produce high power, heat addition should be increased, but heat addition cannot be done more than a particular limit in both constant volume and constant pressure process. Hence, to achieve high power production, to achieve high power production, heat is added partially. To achieve high power production, heat is added partially at constant volume. Heat is added partially at constant volume and partially at constant pressure. Heat is added partially at constant volume and partially at constant pressure. And cycle is known as partially at constant pressure, and cycle is known as dual cycle. Heat is added partially at constant volume and partially at constant pressure, and cycle is known as dual cycle. देखो 2 मिनट, डुअल बेटा हाई पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। जितनी जितनी भी हैवी मशीनरी होती है, मान लो जैसे मेट्रो में काम चल रहा होगा, मान लो दिल्ली मेट्रो में काम चल रहा है, वहां टनल, जब टनल बनती है ना, अंदर जो टनल बनती है दिल्ली मेट्रो के लिए, अंदर टनल बनती है, तो पूरा जमीन को ड्रिल करना पड़ता है ना, पूरे जमीन को ड्रिल करना पड़ता है। आप समझो जितने डायमीटर की पूरी मेट्रो होती है, उतने डायमीटर का एक टनल बनता है। अगर आप लोग कभी नीचे जाना, टनल वगैरह में जाने का मौका मिले, देखना एक मशीन होती है, उस मशीन की लेंथ होती है करीब 100 मीटर की लेंथ, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर लेंथ होती है। उसमें एक आगे सर्कुलर प्लेट लगी होती है, वो पूरी रोटेट कर रही होती है,
और टनल को कट कर रही होती है। ऐसे जो हाई पावर इंजन बनते हैं उसमें यूज होता है डुअल, है ना। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो डुअल साइकिल। थर्ड वन, डुअल साइकिल। देखना कुछ ऐसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन और हीट एडिशन दो अलग अलग स्टेप में होगा। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। देन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन क्यू वी से दिखा रहा हूं, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन क्यू पी से दिखा रहा हूं, और ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और ये है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अगर आप इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करोगे, देखो कुछ ऐसा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, देन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये था कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ये था कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और ये था कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन, और ये था डब्ल्यू आउट और ये क्या था, डब्ल्यू इन। याद रखना डुअल साइकिल का बस एक ही काम है, जितने भी हाई पावर पे इंजन प्रोड्यूस जितने भी हाई पावर इंजन होते हैं ना, उनमें हम लोग डुअल साइकिल वगैरह का यूज करते हैं। ठीक, इसमें भी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, सेम एक्सप्रेशन, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - Q out/Q in। 1 - Q out कहां पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, 5 से 1। ये हो जाएगा m.cv T5 - T1 अपन हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों में है, दोनों ऐड हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम कहां से कहां, 2 से 3, m.cv T3 - T2 प्लस हो जाएगा 3 से 4, m.cv T4 - T3। ये हो जाएगा। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, देखो कुछ ऐसा होगा, 1 - 1/RC के पावर गामा -1 अल्फा इंटू रो के पावर गामा-1 अपॉन अल्फा-1 प्लस अल्फा इंटू गामा रो-1। यहाँ पर गामा क्या है सबको पता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है। आरसी क्या है सबको पता है, कंप्रेशन रेशियो है। और रो क्या है, पिछली बार बता चुका हूं, कट ऑफ रेशियो है। और जो अल्फा है, आरसी क्या है, कंप्रेशन रेशियो है। रो कट ऑफ रेशियो है। और जो अल्फा है उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन रेशियो। एक्सप्लोजन रेशियो क्या है बात करते हैं, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं।
हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया ना। ये क्या था? डुअल साइकिल था। किसके लिए यूज होगा? हाई पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। और हीट एडिशन कैसे होगा? पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर में और पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम में। ठीक, सुनो। अब यहाँ पर एक्सप्लोजन रेशियो क्या है? एक्सप्लोजन रेशियो क्या है? एक्सप्लोजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्रेशर टू मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग हीट एडिशन। देखो, आप हीट एडिशन कहां से कहां हो रहा था? 2 से 3। देन मैक्सिमम प्रेशर ये है, 3 मान लो या 4 मान लो, ये तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन थी। मैक्सिमम प्रेशर ये है और मिनिमम प्रेशर ये है ना। P3 अपॉन P2 हो जाएगा। उसमें लिखना, एक हेडिंग डालो, एक्सप्लोजन रेशियो। एमसीवी लिखा है क्या दोनों में? सॉरी, उसमें लिखना, एक हेडिंग डालो, एक्सप्लोजन रेशियो। उसमें लिखना, इट इज रेशियो ऑफ इट इज रेशियो ऑफ एक्सप्लोजन रेशियो में लिखना, इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्रेशर टू मिनिमम प्रेशर। इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्रेशर टू मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग हीट एडिशन। It is ratio of maximum pressure to minimum pressure during heat addition. It is ratio of maximum pressure to minimum pressure during heat addition. सुनो, तो एक्सप्लोजन रेशियो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रेशियो दैट इज P3 अपॉन P2, या फिर P3 और P4 दोनों क्या है? दोनों इक्वल है। तो P3 की जगह P4 भी लिख सकते हो, P4 अपॉन P2 भी कर सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्सप्लोजन रेशियो। सिंपल। इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो ऑटो साइकिल है ना, उसमें फ्यूल कौन सा यूज होता है? ऑटो साइकिल में फ्यूल कौन सा यूज होता है? ऑटो साइकिल में फ्यूल एयर यूज होता है। भगवान माफ नहीं करेगा बेटा तुमको। ऑटो साइकिल में फ्यूल एयर। बेटा, अगर एयर से आपकी बाइक चलने लग जाए तो फिर क्या ही समस्या है? फिर तो बेटा, एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब होता है कि वर्किंग फ्लूइड एयर है। वर्किंग फ्लूइड में और फ्यूल में अंतर है। वर्किंग फ्लूइड वो होता है जो थ्रू आउट द साइकिल सर्कुलेट करता है। वर्किंग फ्लूइड वो होता है जो थ्रू आउट द साइकिल सर्कुलेट करता है। फ्यूल वो होता है जो जल करके, बर्न हो करके हीट देता है, एनर्जी देता है। तो फ्यूल अलग है और वर्किंग फ्लूइड एयर अलग है। वर्किंग फ्लूइड एयर होता है लेकिन फ्यूल पेट्रोल होता है। आप समझो, मतलब आपकी बाइक अगर एयर से चलने लग गया है तो फिर मोदी जी तो फिर अगले 10-15 साल जाएंगे नहीं यार। पेट्रोल के रेट पे चर्चाएं नहीं होंगे, फिर तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं गिरती है ना। भारत में पेट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है यार। सरकारें यहाँ बनती है और गिरती पेट्रोल के नाम पे है ना। ठीक है सर, एस्कॉर्ट भी। सुनो, अच्छा, पेट्रोल पे ऑटो साइकिल में क्या डलता है? पेट्रोल। अच्छा, डीजल साइकिल में? डीजल साइकिल में एस्कॉर्ट की राजदूत बाइक भी डुअल साइकिल पर वर्क करती थी। हाँ, हो सकता है बेटा, हो सकता है। अच्छा, डुअल साइकिल में क्या डलता है? डुअल साइकिल में पेट्रोल या डीजल, या दोनों डाल दोगे?
कांस्टेंट वॉल्यूम में आप क्या करोगे, पेट्रोल डाल दोगे और कांस्टेंट प्रेशर में डीजल डाल दोगे, ऐसा करोगे, मिक्स करके डाल दोगे। ऐसा जहरीला ख्याल आ रहा है क्या किसी के दिमाग में? ऐसे कोई भी जहरीले काम मत करना, दोनों नहीं डलते हैं। डुअल साइकिल का वर्किंग जो फ्यूल होता है, डुअल साइकिल में जो फ्यूल यूज होता है वो डीजल ही होता है, और इसीलिए कई बार इसको सेमी डीजल साइकिल भी बोल देते हैं। उसमें लिख लेना, उसमें लिख लेना, फ्यूल यूज्ड, फ्यूल यूज्ड इन डुअल साइकिल, फ्यूल यूज्ड इन डुअल साइकिल। सर ऑटो साइकिल तो एयर स्टैंडर्ड है बेटा, सारी एयर स्टैंडर्ड है, ऑटो भी एयर स्टैंडर्ड है, डीजल भी एयर स्टैंडर्ड है और डुअल भी एयर स्टैंडर्ड है, किसने मना किया? उसमें लिखना फ्यूल यूज्ड इन डुअल साइकिल इज डीजल, हेंस हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी डीजल साइकिल, इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी डीजल साइकिल। हाँ, सुभाष लिख रहे हैं पेट्रोल जल्दी इग्नाइट हो जाता है इसलिए यूज नहीं करते क्या? नहीं बेटा, पेट्रोल में हायर पावर प्रोडक्शन अगर कराते हैं, हाई पावर कराते हैं प्रोडक्शन के लिए, अगर पेट्रोल को यूज करते हैं तो नोकिंग और डिटोनेशन होने लग जाता है, वाइब्रेशन होने लग जाते हैं। वो आपको कहाँ पर मिलेगा? जब आप पूरी चीजें पढ़ोगे ना, कहाँ पर आप पीडीएफ से थ्योरी पढ़ोगे कंबशन वाली, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। पेट्रोल से अगर हाई पावर प्रोडक्शन कराते हैं तो वाइब्रेशन होने लग जाते हैं और नोकिंग एंड डिटोनेशन होने लग जाता है, इसलिए डीजल यूज करते हैं। सर टू स्ट्रोक इंजन से भी क्वेश्चन आता है क्या? बेटा टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक दोनों से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल मैं पूरे बताऊंगा आपको, थ्योरी नहीं बताऊंगा, वो आपको पीडीएफ से पढ़नी पड़ेगी ना। ठीक है, नोट कर लिया क्या? एक हेडिंग डालो, मेन इफेक्टिव प्रेशर। पेट्रोल इंजन ऑटो का एप्लीकेशन है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पेट्रोल इंजन ऑटो का एप्लीकेशन है, बिल्कुल है। सर मेरा बताओ, तुमने पूछा क्या है बेटा? एक सोर्स से हीट एडिशन होता है, एक सोर्स से हीट एडिशन होता है। बेटा वो एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन था, वो एक अजम्पशन था, वो एक अजम्पशन था, हमने माना था ऐसा अपनी कैलकुलेशन करने के लिए कि कांस्टेंट सोर्स से हीट आ रही है और एक कांस्टेंट सिंक पे हीट जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो एक अजम्पशन था, है ना। सर तो स्ट्रोक में इफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा बेटा, वहां तक पहुंचने तो दो। ये इस इफिशिएंसी का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, आगे जो ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी वगैरह है उनका फॉर्मूला चेंज होगा ना। अरे नालायक, जो एयर है ना, जो एयर है ना वो वर्किंग फ्लूइड है, एयर है वो वर्किंग फ्लूइड है, और जो फ्यूल है वो पेट्रोल है। और वो एजम्पशन था कि कांस्टेंट एक सोर्स है, कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स है, वहां से हीट आ रही है, और कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक है, वहां पे हीट जा रही है, और कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से आ रही है ना, वो भी पेट्रोल को ही इग्नाइट करके आ रही है, ना कि एयर को इग्नाइट करके। देन फ्यूल कौन है? पेट्रोल ही है ना। ठीक है, बात समझ गए ना भाई? एज एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या लिया था? एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन ये लिया था आपने, एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन आपने ये लिया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सोर्स है टीएच पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिंक है टीएल पे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हीट आ रही है और कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक पे हीट जा रही है, लेकिन बेटा जो कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से आएगी वो भी एयर को इग्नाइट करके थोड़ी ना आएगी, आएगी तो पेट्रोल को इग्नाइट करके ना। एप्लीकेशन में कौन सा फ्यूल यूज होगा? बेटा क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं देगा कि एप्लीकेशन में कौन सा फ्यूल यूज होगा, आपको देगा एक ऑटो साइकिल है, वो इतने इतने पे वर्क कर रही है, तो आप वहां पर ये लिख करके मत आ जाना कि क्वेश्चन में आपने ऑटो साइकिल लिखा है, एप्लीकेशन नहीं लिखा है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा।
कभी लिख करके मत आ जाना। ऑटो साइकिल का मतलब वही है, कौन? पेट्रोल इंजन, क्योंकि हम लोग ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए ही पढ़ते हैं। आप समझो, आप वहां पर लिख करके आएगा डीजल साइकिल, तो आप क्या लिखोगे? डीजल तो एक आदमी का नाम था, आपको इंजन लिखना चाहिए, डीजल साइकिल क्यों लिख दिया? फिर क्या करेगा? 0 नंबर देगा आपको, समझ गए? वहां पर लिख करके आएगा वो डुअल साइकिल, आप क्या लिखोगे? एप्लीकेशन नहीं लिखा, आपको राजदूत बाइक लिखनी चाहिए थी, एप्लीकेशन लिखना चाहिए था। नहीं मेरे भाई, वो साइकिल ही लिखेगा, है ना? ठीक है, सुनो, क्या हो गया बेटा, किसके ख्यालों में हो? एक हेडिंग डालो, मीन इफेक्टिव प्रेशर। एक हेडिंग डालो, मीन इफेक्टिव प्रेशर। वर्किंग फ्लूइड और फ्यूल में अंतर है। हाँ बेटा, बिल्कुल अंतर है ना? वर्किंग फ्लूइड फ्लूइड और फ्यूल में अंतर है। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो, मीन इफेक्टिव प्रेशर। एक हेडिंग डालो, मीन इफेक्टिव प्रेशर। सुनना, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? एक्चुअली थ्रू आउट द साइकिल, ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो, डुअल साइकिल हो, या दुनिया की कोई भी साइकिल हो, उस साइकिल में थ्रू आउट द साइकिल या थ्रू आउट द प्रोसेस जो प्रेशर है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक इमेजनरी, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मानना चाहता हूं प्रेशर की, जो थ्रू आउट द साइकिल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कुछ इस तरह से। देखो, ये कोई पीवी डायग्राम है, और यहाँ पर पीवी डायग्राम में देखो, प्रेशर वैसे तो चेंज होता रहता है, ऑटो का भी, डीजल का भी, डुअल का भी। मैं करना क्या चाहता हूं? मैं प्रेशर को कांस्टेंट मानना चाहता हूं ना, तो मैं कुछ ऐसा मानना चाहता हूं। देखो, मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मानना चाहता हूं, पीएम, मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो क्या रहेगा? थ्रू आउट द साइकिल कांस्टेंट रहेगा। कितने वॉल्यूम के लिए मानोगे बेटा? कितने वॉल्यूम के लिए डिस्प्लेसमेंट होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था सिर्फ वॉल्यूम के लिए, डिस्प्लेसमेंट होता था सिर्फ वॉल्यूम के लिए। और ये हाइपोथेटिकल वैल्यू कुछ ऐसी है कि अगर पीएम सिर्फ वॉल्यूम के लिए मानोगे, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, वो आपको क्या देगा? पावर देगा, मतलब वर्क देगा। ये क्या है? पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंजन। तो यहां पर जो पावर होता है वो होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट। ठीक, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कुछ भी नहीं है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है किसकी? प्रेशर की। सर ये तो साबित है कहीं, सौरभ कल ज्यादा लेट हो गया था। ठीक है, ठीक है, सुनो, कोई बात नहीं, सुनो, यहाँ पर मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। मीन इफेक्टिव प्रेशर एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है किसकी? प्रेशर की। और ये प्रेशर क्या होगा? थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कितने वॉल्यूम के लिए? सॉफ्ट वॉल्यूम के लिए। कितने वॉल्यूम के लिए? सॉफ्ट वॉल्यूम को कुछ इसलिए, सॉफ्ट वॉल्यूम के लिए कुछ इस तरह से कि अगर मल्टीप्लाई करोगे आप सॉफ्ट वॉल्यूम में, तो क्या आएगा? आपको पावर आएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
मान जाओ बेटा, भगवान माफ नहीं करेगा तुमको। इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको क्या है, इसको इसको इसके इसके जो मित्र हो उनसे बोलो इसको मंदिर अंदर लेकर के जाएं सुबह शाम, है ना बेटा। तो ठीक है, ये कहीं असामाजिक कार्यों में उलझ गया है लड़का, रात भर सोता नहीं है और सुबह इसकी नींद पूरी नहीं होती है ना। ठीक है, सुनो इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको मंदिर अंदर लेकर के जाओ कहीं, किसी अच्छे तांत्रिक आंतरिक बाबा बाबा से दिखाओ कि जो असामाजिक शक्तियां इसके पीछे लगी हुई है ना, इससे उससे मुक्ति मिल सके इसको, है ना। ठीक है, उसमें लिखना मीन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू। उसमें लिखना मीन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू। मीन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू। Mean effect of pressure is a hypothetical value of pressure which remains constant throughout the process. Mean effect of pressure is a hypothetical value. Is a hypothetical value of pressure which remains constant throughout the process. Which remains constant throughout the process. Such that नीचे इसको लिख लेना, power is equal to mean effect of pressure into shaft volume. Power is equal to mean effect of pressure into shaft volume. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो 2 मिनट। मैंने अभी भी आपको आईसी इंजन की एक पीडीएफ सेंड की है टेलीग्राम वाले ग्रुप में, देखो जरा। मैंने अभी भी आईसी इंजन की एक पीडीएफ सेंड की है टेलीग्राम वाले ग्रुप में, देखो जरा। उसमें पेज नंबर 10 पे आना, उसमें पेज नंबर 10 पे आना। मैंने अभी भी आईसी इंजन की एक पीडीएफ सेंड की है आप लोगों को, उसके पेज नंबर 10 पे आना। उसके पेज नंबर 10 पे आना। देखो क्या दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज 54%, द कंप्रेशन बिगिंस एट 1 bar and 15 degree Celsius and maximum pressure is 75 bar. Then find out the heat addition, heat rejection, work done per kilogram of gas and determine the mean effect of pressure. सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसा हम लोग ब्रेटॉन साइकिल में कर रहे थे ना, 2 मिनट सुनना। जैसा हम लोग ब्रेटॉन साइकिल में कर रहे थे ना, वहां पे क्या करते थे, हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल रहे थे। जैसा रैंकाइन साइकिल में कर रहे थे ना, हर पॉइंट पे एंथैल्पी निकाल रहे थे। वैसा ही ऑटो डीजल और डुअल साइकिल ये क्वेश्चन आते हैं। आपको सारे पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं ना। इसको एक बार सॉल्व करो, आप ही सॉल्व करो। 10 मिनट है आपके पास, 8:31 है, 8:41 तक इसको सॉल्व करना, फिर आगे बात करते हैं। और देखो, आईसी इंजन में जितना मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मत ही पढ़ना, स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं आपको। गेट के बाद पढ़ लेना, गेट के बाद आपको विद्वान बनना है ना, एसएस या तो फिर वो शर्मा एंड माथुर पढ़ लेना, या फिर वी गणेशन पढ़ लेना, कोई भी पढ़ लेना, या फिर एनपीटीएल की वीडियोस वगैरह वो देख लेना। आपको विद्वान बनना है, गेट के बाद बन जाना। लेकिन गेट में इंपॉर्टेंट है 2 से 4 नंबर जो आईसीएन के आते हैं, और वो न्यूमेरिकल से ही आएंगे। एक न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा साइकिल से, एक न्यूमेरिकल पावर कैलकुलेशन से आएगा, उसकी अपन बात करेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत जो थ्योरी है, नोकिंग डिटोनेशन कंबशन वाली, और जो स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, 4 स्ट्रोक क्या होता है, 2 स्ट्रोक क्या होता है, वो थ्योरी उसी पीडीएफ में दे रखी है। इसी पीडीएफ से ही पढ़ना, क्योंकि आप बुक में पढ़ने जाओगे तो बुक में बहुत डिटेल में है ना, तो उसमें आपको समय बर्बाद होगा। इसको सॉल्व करो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। 8:41 तक का समय है आपके पास। एसके सोम सर ने बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, एसके सोम सर तो मतलब ही इज लेजेंड। मतलब एसके सोम सर को तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। मतलब समझो, हम सब लोग
एसके सोम सर के तुलना में कुछ भी नहीं है। एसके सोम सर बहुत ऊपर है ना। कभी एसके सोम सर से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना तुम लोग, थर्मोडायनेमिक्स या एफएम वगैरह, मैं अपने खुद के सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। आप कभी एसके सोम सर से पढ़ना, मतलब वो व्यक्ति, अगर भारत में मैं किसी प्रोफेसर को मानता हूँ ना कि वो सच में उनने किसी का भला किया है, बच्चों का भला किया है, तो वो एसके सोम सर है और कोई नहीं है ना। एक एचएमटी पढ़ाते हैं, गायतोंडे सर करके हैं। हाँ हाँ, एचएमटी के लेक्चर देखिए ना बेटा, एचएमटी के ही बोल रहा हूँ। एचएमटी के लेक्चर एक गायतोंडे सर वगैरह है, एचएमटी के लेक्चर भी बहुत अच्छे हैं। इनसे ऊपर अगर आपको जाना है तो फिर आपको एमआईटी के वीडियोस ही देखने पड़ेंगे, है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्चुअली टेम्परेचर और प्रेशर निकालना है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सॉल्व करो उसको, और पीडीएफ से मत देखना, खुद से सॉल्व करना है ना। सर मैंने एयर सिर्फ आइडियल की वजह से बोला बेटा, अभी भी तुम उसी चीज पे अटके हुए हो। तो भूतकाल था बेटा, निकल गया है ना, जाने दो उसको। सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो मुझे बता देना।
हाँ भाई, सॉल्व कर पाए क्या? हाँ भाई, सॉल्व कर पाए क्या? सुनो, क्या है मामला। आपको दे रखा है इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल, इफिशियंसी दे रखी है कितनी, 54%। द कंप्रेशन बिगिंस एट 1 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस। P1 1 बार है, T1 288 केल्विन है। द मैक्सिमम प्रेशर इज 75 बार। मैक्सिमम प्रेशर होता है P3 पर, कितना है, 75 बार है। एंड देन फाइंड आउट द हीट एडिशन। हीट एडिशन पूछा है, हीट रिजेक्शन, वर्क डन, मास फ्लो रेट ऑफ एयर कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम, एंड डिटरमाइन द मीन इफेक्टिव प्रेशर। सुनना, आपको ऑटो साइकिल दे रखी है ना, ऑटो साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं अपन, सुनो दो। कुछ ऐसा है, ये आपका पीवी डायग्राम है। ये हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक, देखो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना। इफिशियंसी दे रखी थी, कंप्रेशन रेशियो निकाल लेते हैं। इफिशियंसी क्या होती है ऑटो साइकिल की, 1 - 1 अपॉन आरसी की पावर गामा -1। इफिशियंसी कितनी, 0.54 है। 1 - 1 अपॉन आरसी की पावर 1.4 - 1। यहां से आप लोगों ने आरसी निकाला होगा, मुझे बता दो कितना आएगा। आप लोगों ने आरसी निकाला होगा, मुझे बता दो कितना आएगा। 6.96, 6.96। ये आरसी आ जाएगा। फिर आपको T1 दे रखा था शायद, हाँ दे रखा था। आपको T2 निकालना था, आपको पता है T1 V1 के पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा -1 होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देन V2 निकाल सकता हूं मैं, सॉरी T2 निकाल सकता हूं मैं, T1 आरसी के पावर गामा -1। तो T2 कितना हो जाएगा, T1 कितना है, 288, आरसी है 6.96, 1.4 - 1। मुझे T2 की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी। मुझे T2 की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी।
हाँ भाई, T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो क्या? 625.8 केल्विन, 625.8 केल्विन। ठीक। उसके बाद T3, सबसे पहले P2 निकालना पड़ेगा, और P2 निकालना है कहां से आएगा? P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। P2 हो जाएगा P1 इंटू RC के पावर गामा। P2 हो जाएगा P1 कितना था? 1 बार इंटू RC कितना है? 6.96 की पावर 1.4। मुझे यहां से P2 बताओ कितना आएगा? फिफ्टीन पॉइंट वन टू थ्री, ये आ जाएगा क्या? P2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 से 3 देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो देखो प्रोसेस 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब P2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MR T2 एंड P3 V3 इज इक्वल टू MR T3, ऐसा। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है यहाँ पर, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और MR से MR कैंसिल हो जाएगा। देन T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T3 की वैल्यू हो जाएगी P3 अपॉन P2 इंटू T2। तो T3 हो जाएगा कितना? P3 है 75, और P2 कितना है? P2 है 15.123, और T2 कितना है? 625.8। मुझे यहां से T3 बताओ कितना आएगा? थ्री वन जीरो फोर पॉइंट वन सिक्स सिक्स 3104.66 केल्विन। T3 की वैल्यू ये आएगी। फिर आपको क्या निकालना है? T4 की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है मुझे, है ना। मुझे हीट एडिशन पूछा था, और हीट एडिशन कहां से कहां होता है? 2 से 3 होता है, 2 से 3 होता है हीट एडिशन, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, हीट एडिशन हो जाएगा MCV T3 माइनस T2। तो हीट एडिशन हो जाएगा, M है 1, और CV कितना होता है? 0.718। T3 है 3104.66 माइनस T2 कितना है? 625.8। मुझे यहां से हीट एडिशन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? हाँ भाई, हीट एडिशन कितना आएगा? कितना आ रहा है? 1.778 मेगावाट, 1.778 किलो जूल पर किलोग्राम, 1.779, है ना, मेगा जूल पर किलोग्राम। या फिर किलो जूल में लिखो तो कितना लिखा है आपने? 17,617,079
0.02 किलो जूल पर किलोग्राम। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद वर्क नेट पूछा है, और वर्क नेट क्या होता है, इफिशियंसी इनटू हीट एडिशन। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट हो जाएगा इफिशियंसी इनटू हीट एडिशन। इफिशियंसी कितनी, 54%। तो इसे 0.54 का मल्टीप्लाई करना, इसे 0.54 का मल्टीप्लाई करना। कितना आ रहा है, 971.47 किलो जूल पर किलोग्राम। थर्ड देखो, डब्ल्यू नेट क्या होता है, हीट एडिशन माइनस हीट आउट। पढ़ा है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो डब्ल्यू नेट क्या होता है, डब्ल्यू नेट होता है क्यू इन माइनस क्यू आउट। मुझे क्यू आउट बता दो, डब्ल्यू नेट भी है और हीट एडिशन भी है आपके पास। ये डब्ल्यू नेट और ये हीट एडिशन, क्यू आउट कितना आएगा, 807.55। देखो, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कितना आ रहा है, डब्ल्यू नेट 960.67, 960.67। हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन कितना आ जाएगा, हीट रिजेक्शन कितना आ जाएगा, 818.35। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर कहां से आएगा। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर कहां से आएगा। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। नोट कर लेना तो बता देना मुझे।
डन ना। सुनो, आगे मुझे करना क्या है, मुझे निकालना था मीन इफेक्टिव प्रेशर। और मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, डब्ल्यू नेट अपॉन शाफ्ट वॉल्यूम होता है। समस्या ये है कि शाफ्ट वॉल्यूम कहां से आएगा, तो देखो समस्या है कि शाफ्ट वॉल्यूम कहां से आएगा। ये यहां पर शाफ्ट वॉल्यूम ये होता है, देखो शाफ्ट वॉल्यूम ये होता है, ये आपका वीएस होता है और ये आपका वीसी होता है, सबको पता है ये। और जो वीएस है वो कितना होगा, वी1 माइनस वी2 होगा। ये वी2 था और ये वी1 था, तो वीएस हो जाएगा वी1 माइनस वी2। तो वी1 और वी2 निकालना है मुझे केवल, है ना। वीएस होता है क्या, वी1 माइनस वी2। आरसी पता है मुझे, बिल्कुल पता है। कंप्रेशन रेशियो कितना था, कंप्रेशन रेशियो होता है वी1 अपॉन वी2, और ये होता है 6.96। किसी भी तरह से जुगाड़ लगा करके वी1 और वी2 निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो वी1 कहां से आएगा, आप देखो एट पॉइंट वन, P1 V1 इज इक्वल टू एम आर T1। तो V1 कितना आ जाएगा, M कितना पर यूनिट मास के लिए बोला है, R कितना होता है 287, T1 कितना था 288, और P1 कितना है 1 बार, मतलब 1 इंटू 10⁵। मुझे यहाँ से V1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, मुझे यहाँ से V1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। कितना आ रहा है, 0.826, 0.826 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक, पर यूनिट मास के लिए था, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। और V2 निकालना है, कहां से निकालोगे, आरसी होता था V1 अपॉन V2, मतलब 0.826 अपॉन V2 इज इक्वल टू 6.96। मुझे यहाँ से V2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 0.1186, 1186 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा नेट पावर अपॉन शाफ्ट वॉल्यूम Vs। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू नेट, और Vs हो जाएगा V1 माइनस V2। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हो जाएगा, डब्ल्यू नेट कितना बताया था आप लोगों ने, 960.67, 960.67, और ये आया था किलोजूल पर किलोग्राम में। और V1 माइनस V2 कितना आएगा, 0.826 माइनस V2 कितना है 0.1186, और ये आएगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम में। पर किलोग्राम से पर किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यूनिट किस में आ जाएगी, किलो पास्कल में। मुझे मीन इफेक्टिव प्रेशर बताओ कितना आएगा। 13.58 बार, सिंपल। ये आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर हो जाएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आईसी इंजन में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है साइकिल सॉल्व करने का, मतलब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल दे देगा आपको, उसमें से कुछ कुछ पूछ लेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल सारे पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर कैलकुलेट करना है। अगर वो कैलकुलेट करना आता है तो अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है पावर कैलकुलेशन वाला, उसकी हम लोग अभी बात करते हैं ना। इसको एक बार नोट करो।
सर सारे साइकिल में तो बस प्रेशर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, वो तो हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बेटा, तभी तो मैं कह रहा हूँ थर्मल एप्लीकेशन में फ्री के नंबर होते हैं, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ थर्मल एप्लीकेशन मतलब फ्री के नंबर, 8 नंबर फ्री के होते हैं थर्मल एप्लीकेशन, है ना। इसको नोट करो, नोट कर लिया, नोट कर लेना तो बता देना मुझे। 8 नंबर थर्मल एप्लीकेशन फ्री के होते हैं, 6 से 7 नंबर एचएमटी फ्री के होते हैं, प्रोडक्शन के नंबर फ्री के होते हैं, इंडस्ट्रियल के नंबर फ्री के होते हैं, मैथ के नंबर फ्री के होते हैं। केवल आपको दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट कौन है? दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट है एफएम, सॉम, थर्मो, थ्योरी ऑफ मशीन और एमडी। इसके अलावा बाकी सब सब नंबर फ्री के, है ना। एचएमटी में क्या दिमाग लगाओगे यार, एचएमटी में क्या दिमाग लगाओगे? क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पुट करो, आंसर आएगा, है ना। पावर प्लांट में क्या दिमाग लगाओगे? कोई भी कर सकता है। थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, सॉम और एफएम, 4 ही सब्जेक्ट हैं जिनमें दिमाग लगता है, और थर्मो मान लो थोड़ी सी, है ना। इसको नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना। एक हेडिंग डालो पावर कैलकुलेशन, एक हेडिंग डालो पावर कैलकुलेशन। एचएमटी, अच्छा एचएमटी तो हुआ था बेटा, मैंने ही तो पढ़ाया था। एचएमटी हो गया बेटा, मैंने ही पढ़ाया था। अच्छा 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 अच्छा, आप लोग लखनपुर वाले हैं, लखनपुर वालों का नहीं हुआ था और एमआईटीएस वालों का हो गया था। ठीक ठीक ठीक। आप लोगों का शायद एचएमटी की बात चल रही थी, तो हो सकता है कि थर्मल एप्लीकेशन आप लोगों का कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद शायद आप लोगों का एचएमटी ही हो, ऐसा कुछ सुनने में आया था। लखनपुर का एचएमटी बचा, सही कह रहे हो ना। ठीक है। अच्छा, ये अपने वाले नहीं है, क्लासिफाई कर लिया लोगों को, ये अपने वाले हैं और वो पराये वाले हैं ना। सुनो बेटा, सब अपने वाले हैं, है ना, सब अपने वाले हैं, हम सब भारतीय है ना। सुनो, एक हेडिंग डालो पावर कैलकुलेशन, एक हेडिंग डालो पावर कैलकुलेशन। 2 मिनट सुनना। एक हेडिंग डालो सॉफ्ट वॉल्यूम, एक हेडिंग डालो सॉफ्ट वॉल्यूम। आप सोच रहे हो कि सॉफ्ट वॉल्यूम क्यों बता रहा हूँ, ये तो सबको पता है। नहीं पता है बेटा, सुनो 2 मिनट। सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होता है? सॉफ्ट वॉल्यूम होता है वीएस इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू, मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ फॉर 4 स्ट्रोक, आपको थोड़ी बहुत अंदाजा है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का, आपको थोड़ी बहुत अंदाजा है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का। जो 4 स्ट्रोक साइकिल है वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, मतलब 2 रिवोल्यूशन में। जो 4 स्ट्रोक साइकिल है वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, मतलब 2 रिवोल्यूशन में। और 2 स्ट्रोक साइकिल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, मतलब सिंगल रिवोल्यूशन में। मतलब यहां पर 4 स्ट्रोक इंजन में इन 2 रिवोल्यूशन, है ना, 2 रिवोल्यूशन है। मतलब अगर आपको n रिवोल्यूशन दे रखे हैं तो एक्चुअल में n/2 साइकिल ही होंगी। ये बात समझ पा रहे हो आप? अगर आपको n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्वेश्चन में दे रखे हैं तो एक्चुअल में n नंबर ऑफ साइकिल नहीं होंगी, n/2 साइकिल होंगी। ये बात सबको समझ में आती है, क्योंकि 2 रिवोल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट होती थी। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट वॉल्यूम है वो क्या होता है? यहाँ पर सॉफ्ट वॉल्यूम होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर
इंटू एल। इसकी यूनिट क्या होती है? ये होता है मीटर क्यूब पर साइकिल। तो मुझे साइकिल पर सेकंड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n/2 का मल्टीप्लाई करता हूं इंटू के। जहां पर n/2 क्या है? n क्या है? आरपीएम, या n/60 लिख दो अगर आरपीएम लिख रहे हो तो। n/60 इंटू 1/2। ये n क्या है? आरपीएम है। और k क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर है। आपको ये बात समझ में आ गई ना, मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया n को 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगर n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है तो एक्चुअल में साइकिल उससे हाफ होंगी, क्योंकि 2 रेवोल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट होती थी, इसलिए 1/2 का मल्टीप्लाई किया। किसमें? 4 स्ट्रोक में। लेकिन अगर यही चीज 2 स्ट्रोक में होती, फॉर 2 स्ट्रोक, यही चीज 2 स्ट्रोक में होती, साइकिल सिंगल रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है। साइकिल कंप्लीट इन सिंगल रिवॉल्यूशन, मतलब अगर n रिवॉल्यूशन दे रखी है तो n नंबर ऑफ साइकिल ही होंगी। तो यहां सॉफ्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। ये क्या है? ये मीटर क्यूब पर साइकिल है। यहाँ साइकिल पर सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू के। ये बात समझ में आती है? 4 स्ट्रोक में 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर n रिवोल्यूशन है तो एक्चुअल में n/2 साइकिल होगी, इसलिए 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन 2 स्ट्रोक में नहीं करते, क्योंकि n रिवोल्यूशन है तो n नंबर ऑफ साइकिल ही होगी। अब 4 स्ट्रोक का क्वेश्चन पूछे या 2 स्ट्रोक का क्वेश्चन पूछे, उसमें चेंज केवल इतनी सी चीज होगी, इसका सॉफ्ट वॉल्यूम अलग और इसका सॉफ्ट वॉल्यूम अलग। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर आप 4 स्ट्रोक को देखोगे तो 4 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होती है 2 रिवॉल्यूशन में। 4 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होती है 2 रिवॉल्यूशन में। मतलब अगर n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखे हैं तो एक्चुअल में n/2 साइकिल होगी। तो जब सॉफ्ट वॉल्यूम निकालोगी तो n का मल्टीप्लाई नहीं होगा, n/2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक। लेकिन 2 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होती है सिंगल रिवॉल्यूशन में, 2 स्ट्रोक लगते हैं, एक बार नीचे एक बार ऊपर। मतलब एक सिंगल रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मतलब अगर n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है तो n नंबर ऑफ साइकिल ही है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा n का, यहाँ होगा n/2 का। बस इतना सा अंतर है ना। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो बता देना मुझे।
हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? ठीक है, सुनो, इसके बाद एक हेडिंग डालना, इंडिकेटेड। ठीक है, एक हेडिंग डाला, इंडिकेटर पावर। इंडिकेटेड पावर। एक हेडिंग डाला, इंडिकेटेड पावर। आप लोग इंडिकेटर डायग्राम समझते हो क्या? यस और नो? इंडिकेटर डायग्राम समझते हो क्या? पीवी डायग्राम समझते हो? पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम समझते हो? उसी को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, सुनो, तुम लोगों ने जो पाप किए हैं ना बेटा इंजीनियरिंग में, कभी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग उठा करके देखना, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ना, बीएमई, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें इंडिकेटेड पावर दे रखा होता है। या फिर कभी पीके नाग उठा करके देखना, और पीके नाग का पहला ही टॉपिक उठा करके देखना जहां पर वो पीवी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो वहां पर बताते हैं कि पीवी डायग्राम को इंडिकेटेड पावर कहते हैं, पीवी डायग्राम को ही इंडिकेटेड डायग्राम कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। और वहां से जो पावर कैलकुलेट करेंगे वही इंडिकेटेड पावर है। 2 मिनट सुनो, मैं आपको ये सब कहानी क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पीवी डायग्राम है, और यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्रैंक है। ठीक, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, और ये स्वेफ्ट वॉल्यूम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टीडीसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बीडीसी हो जाएगा। ये क्रैंक क्या कर रही होगी? रोटेट कर रही होगी, और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा होता है। कुछ कुछ जुगाड़ लगा करके यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाया होगा, और वो इंडिकेटर क्या करता है कि जैसे जैसे पिस्टन मूव करता है, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर पिस्टन मूव करता है, वो उसको ड्रॉ करता जाता है। ये क्या है? ये इंडिकेटर कुछ भी नहीं है। एक इंडिकेटर लगा होता है किसके अंदर? पिस्टन सिलेंडर के अंदर। कुछ भी जुगाड़ लगा करके एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। ऊपर एक पूरा ग्राफ होगा, और ये क्या करेगा? जैसे जैसे अंदर पिस्टन के अंदर, किसके अंदर, सॉरी, सिलेंडर के अंदर जैसे जैसे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे, उसको यहाँ पर ड्रॉ करता जाता है। उससे जो पीवी डायग्राम आता है उसी को इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। और इससे जो पावर कैलकुलेट करेंगे वो इंडिकेटेड पावर होगा। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सबको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो बात चल रही है वो सिलेंडर के अंदर की चल रही है। अभी जो बात चल रही है वो सिलेंडर के अंदर की चल रही है। मतलब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर ने जितना पावर प्रोड्यूस किया, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस ने जितना पावर प्रोड्यूस किया, वही यहाँ पे ड्रॉ होता है, और वही इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर वो है जो एक्चुअल में पिस्टन सिलेंडर ने प्रोड्यूस किया होगा, जो एक्चुअल में पिस्टन सिलेंडर ने प्रोड्यूस किया होगा। तो फिर और कोई भी पावर होता है क्या? हाँ, एक पावर और होता है। कौन सा? ब्रेक पावर। ब्रेक पावर कौन सा है? ब्रेक पावर वो पावर है जो आपको यहां पर मिलेगा। कहां पर? शाफ्ट के आउटपुट पे मिलेगा। एक पावर होगा जो पिस्टन सिलेंडर ने प्रोड्यूस किया होगा,
एक होगा जो आपको शाफ्ट के आउटपुट पे मिलेगा। तो जो शाफ्ट के आउटपुट पे मिलेगा वो ब्रेक पावर है, और जो पिस्टन सिलेंडर ने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया वो कितना है, इंडिकेटेड पावर। इसको एक बार ड्रॉ करो, फिर कुछ कुछ लिखते हैं। उसमें लिखना पीवी डायग्राम इज आल्सो नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। पीवी डायग्राम इज आल्सो नोन एज इंडिकेटर डायग्राम एंड PV diagram is also known as indicator diagram, and PV diagram is also known as indicator diagram, and power calculated by PV diagram is known as indicated power, and power calculated by PV diagram is known as indicated power. Power calculated by PV diagram is known as indicated power. Power calculated by PV diagram is known as indicated power. ठीक, उसमें लिखना it is power produced within piston cylinder device. It is power produced within piston cylinder device. इंडिकेटेड पावर होता क्या है, इंडिकेटेड पावर हो जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम। कौन सा मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम। इंडिकेटेड पावर हो जाएगा इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम। मैं आपको बता चुका हूं मीन इफेक्टिव प्रेशर में अगर सॉफ्ट वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करो तो आपको पावर मिलता है ना। ये क्या है, ये है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद एक हेडिंग डालो ब्रेक पावर। इसके बाद एक हेडिंग डालो ब्रेक पावर। सुनो, ब्रेक पावर क्या है भाई, अब पिस्टन सिलेंडर ने कुछ प्रोड्यूस किया होगा, बात सही है आपकी, पिस्टन सिलेंडर ने कुछ कुछ प्रोड्यूस किया होगा, बात सही है, लेकिन शाफ्ट के आउटपुट पे पूरा थोड़ी ना मिल गया होगा, बीच में कुछ लॉसेस भी तो हुए होंगे। कौन से लॉस हुए होंगे, फ्रिक्शनल लॉस हुए होंगे। तो पिस्टन ने अंदर कुछ प्रोड्यूस किया था, शाफ्ट के एग्जिट पे कुछ, शाफ्ट के आउटपुट पे कुछ और मिला, और जो आपको शाफ्ट के आउटपुट पे मिलेगा वो कौन सा पावर है, वो आपका पावर है ब्रेक पावर। देखो वो है आपका ब्रेक पावर। एक हेडिंग डालो ब्रेक पावर, लिखना इट इज पावर आउटपुट एट शाफ्ट एग्जिट। It is power output at shaft exit. शाफ्ट पे जो आपको पावर आउटपुट मिलेगा वो क्या है, आपका ब्रेक पावर है। ब्रेक पावर क्यों बोलते हैं इसको, इसको ब्रेक पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको मेजर करते हैं ब्रेक डायनेमोमीटर मैकेनिज्म से।
ब्रेक पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको मेजर करते हैं ब्रेक डायनमोमीटर मैकेनिज्म से। रिलेशन क्या होगा ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर में? जो आपका ब्रेक पावर है ना, वो कहां से आया? ब्रेक पावर आया, इंडिकेटेड पावर जो प्रोड्यूस किया था उसने, माइनस फ्रिक्शनल लॉसेस। इंडिकेटेड पावर सिलेंडर ने प्रोड्यूस किया था, उसमें से कुछ कुछ फ्रिक्शनल लॉस हो गए और अंततः आपको मिल गया क्या? ब्रेक पावर। ठीक, इसको मेजर करते हैं ब्रेक डायनमोमीटर मैकेनिज्म से, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेक पावर। ब्रेक डायनमोमीटर मैकेनिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक डायनमोमीटर लगा होता है कुछ इस तरह से, एक डायनमोमीटर लगा होता है इस तरह से, एक डायनमोमीटर लगा होता है इस तरह से, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वेट लगा होता है, मतलब एम लगा होता है, और ये क्या है, ये रेडियस है आर, और ये क्या है, ये रेडियस है स्मॉल आर। ये क्या है, ये है डायनमोमीटर, और ये क्या है, ये कोई रोप है, कोई रस्सी है, कोई रोप है। हम लोग क्या करते हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर कोई साफ्ट है, यहां पर आपकी साफ्ट है। ये क्या है, ये आपकी साफ्ट है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, जो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस था ना, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस था ना, उसमें पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा था, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा था, उसके वजह से जो क्रैंक थी वो रोटेट हो रही थी, क्रैंक रोटेट हो रही थी, रोटेट हो रही थी, रोटेट हो रही थी। क्रैंक के एग्जिट पे क्रैंक से कनेक्ट कर दिया एक शाफ्ट को, क्रैंक से कनेक्ट कर दिया इस शाफ्ट को। ठीक, अब ये शाफ्ट भी रोटेट होगी, ये सब जब ये शाफ्ट रोटेट होगी, जब ये शाफ्ट रोटेट होगी तो ये पूरा डायनमोमीटर भी क्या होगा, रोटेट होगा। डायनमोमीटर कितने पावर से रोटेट हो रहा है ये मुझे निकालना है, उतना ही ब्रेक पावर होगा भाई। शाफ्ट के एग्जिट पे ही तो मैंने डायनमोमीटर को अटैच किया है, तो यहाँ पर कितना पावर होगा वो कैलकुलेट करना है मुझे। तो मैं ये निकाल लेता हूं कि इसको रोकने के लिए, क्योंकि डायनमोमीटर रोटेट हो रहा है ना, तो अपन ये निकाल लेते हैं कि इसको रोकने के लिए कितने पावर की आवश्यकता होगी, कितने पावर की आवश्यकता होगी उतना ही पावर पे प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया, इसको रोक दिया। कैसे रोका, ये जो मास है, यहाँ पर कुछ कुछ मास लगा दिया, तो यहाँ पर कितना लगा, mg लगा। भाई क्या करते हो, आपने कभी साइकिल बचपन में अपन चलाते थे, साइकिल बचपन में अपन चलाते थे तो वो वाला एक ब्रेक होता था, अपन ब्रेक लगाते थे साइकिल में, वो स्लाइड करता था। कौन सा ब्रेक होता था मुझे नाम याद नहीं है, वो ब्रेक लगाते थे साइकिल में, वो स्लाइड करता था, पुश हो जाता था साइकिल में, रिम में वो स्लाइड करता था, चिपक जाता था और साइकिल को रोक देता था। वैसा ही कुछ यहाँ पर एक अरेंजमेंट होगा, इसको आप पुश करोगे और ये डायनमोमीटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको आप पुश करोगे और यहाँ पर डायनमोमीटर रुक जाए। ठीक, डायनमोमीटर को रोकने के लिए, हाँ सू ब्रेक होता था, सही कह रहे हो, सू ब्रेक होता था। डायनमोमीटर को रोकोगे, यहाँ पर सू ब्रेक टाइप में कुछ लगा होगा, और ये इसको पुश करोगे, यहाँ पर सू ब्रेक टाइप में कुछ लगा होगा, डायनमोमीटर रुक जाएगा। स्प्रिंग काहे लगा है, स्प्रिंग क्यों लगा है, स्प्रिंग क्यों लगा है बेटा? स्प्रिंग इसलिए लगा है क्योंकि आप अपनी बाइक में ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक वहीं रह जाता है क्या? नहीं, आप ब्रेक को छोड़ते हो वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे की स्प्रिंग लगी होती है। कार में ब्रेक लगाते हो, वही रह जाता है क्या? नहीं, छोड़ते हो अपनी पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि स्प्रिंग लगी होती है। तो स्प्रिंग इसलिए लगी है सो दैट ये अपनी पोजीशन में वापस चला जाए। ठीक, तो होगा क्या, होगा ये बेटा कि यहाँ पर
स्प्रिंग का फोर्स लगेगा Fs, यहां पर लग रहा है mg, तो F नेट कितना हो जाएगा? F नेट हो जाएगा mg माइनस Fs। फोर्स ये है, देन टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स mg माइनस Fs एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर डायनेमोमीटर ड्रम का रेडियस प्लस रोप का रेडियस। पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा बेटा टॉर्क इंटू ओमेगा या फिर टॉर्क इंटू 2πn/60। तो पावर हो जाएगा, और ये कौन सा पावर है? ये ब्रेक पावर है। mg माइनस Fs r प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा? 2πn/60। सिंपल। ये क्या है? ब्रेक पावर है। इसको मेजर करते हैं ब्रेक डायनेमोमीटर मैकेनिज्म से, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रेक पावर बोल रहे हैं। ये वो पावर है जो आपको शाफ्ट के आउटपुट में एक्चुअल में मिलेगा। ये क्या होगा? इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल लॉसेस, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो बता देना मुझे। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? उसमें लिखना, उसमें लिखना। अभी ब्रेक पावर में कुछ लिखा था क्या अपन ने? ब्रेक पावर में कुछ लिखा था क्या अपन ने? नहीं लिखा, उसमें लिख लेना। ब्रेक पावर इज पावर आउटपुट एट शाफ्ट एग्जिट। उसमें लिख लेना, इट इज मेजर्ड बाय ब्रेक डायनेमोमीटर मैकेनिज्म। इट इज मेजर्ड बाय ब्रेक डायनेमोमीटर मैकेनिज्म। अच्छा, लिख लिया था? नहीं लिखा हो तो लिख लेना, इट इज मेजर्ड बाय ब्रेक डायनेमोमीटर मैकेनिज्म, हेंस इट इज नोन एज ब्रेक पावर। ठीक है, सैचुरेट हो गए हो तुम लोग। ठीक है, कल बात करते हैं। कल अपनी अंतिम क्लास होगी, पावर कैलकुलेशन की कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।